श्वेता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सूरत कोर्ट से मानहानि केस में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सेशन कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट अपना फैसला 30 अप्रैल को सुनाएगा। राहुल गांधी को कोर्ट ने उपस्थित न रहने की छूट दी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोर्ट में पेश हुए उनके वकील ने कहा कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था और इस मामले में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। वरिष्ठ वकील RS चीमा ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 में अपील लंबित होने पर सजा के निलंबन का प्रावधान है। साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट में कहा कि कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को अपूर्णीय क्षति होगी, ऐसी सजा मिलना अन्याय है। कर्नाटक चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PR नरसिम्हा और JB पारदीवाला की बेंच ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण हटाने के फैसले को बिल्कुल गलत धारणा पर आधारित बताया है। वहीं वोकल लीग और लिंगायत समुदाय को 2-2% कोटा देने को भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्थिर और त्रुटिपूर्ण कहा है। 30 मार्च को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट द्वारा मुसलमानों के लिए 4% OBC कोटा को खत्म करने और लिंगायत और वोकल लीग को मुस्लिम OBC कोटा फिर से आवंटित करने के लिए फैसले को अधिसूचित किया था। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और मकसूदा का बेटा गुलाम दोनों ही UP STF टीम के साथ एनकाउंटर में मारे गए और उनके हथियार बरामद कर लिए गए हैं। प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड के बाद दोनों ही वांटेड थे और दोनों के सिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। असद और गुलाम झांसी में DSP नवेंदु और DSP विमल के नेतृत्व में UP STF टीम के साथ मुठभेड़ में मारे गए। बता दें, उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही असद की दिल्ली में छुपने की खबरें आ रही थीं और बाद में उसने दिल्ली से भी अपना ठिकाना बदल लिया था। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद और अशरफ को उमेशपाल हत्याकांड मामले में आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उमेशपाल मर्डर में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश के DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में एक सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रोका गया तो दोनों तरफ से गोलियां चली। इस मुठभेड़ में 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या करने वाले 2 लोग घायल हुए हैं। बाद में दोनों की मौत हो गई। इनकी पहचान असद अहमद और गुलाम के रूप में हुई है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, बुलडॉग आदि बरामद हुए हैं। इसी के साथ साथ प्रशांत कुमार ने ये भी बताया कि असद और गुलाम दोनों अतीक अहमद और अशरफ के काफिले पर हमला करना चाहते थे और दोनों को छुड़वाना चाहते थे। असद एनकाउंटर के बाद उमेशपाल का परिवार खुश नजर आया और मीडिया से बात करते हुए उमेशपाल की मां शांता देवी ने कहा कि मैं CM योगी जी को न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद देती हूं। उनसे अपील करती हूं कि हमें आगे भी न्याय दें। हमें CM पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह मेरे बेटे को श्रद्धांजलि है। मैं मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उमेशपाल की पत्नी ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ऐसा फैसला लिया। उन्होंने अपनी बेटी के पति के हत्यारों को सजा दी। यह न्याय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे लिए पिता के समान है। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद राजनीति तेज हो गई है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के व हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मामले में ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। यूपी में विपक्षी नेताओं के बाद अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी असद के एनकाउंटर पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर एनकाउंटर कर रही है। कोर्ट और जज किस लिए हैं? अगर यही करना है तो अदालतों को बंद कर दो। उन्होंने आगे तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या भाजपा वाले जुनैद और नासिर के हत्यारों को भी गोली मारेंगे? नहीं, क्योंकि ये मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि संविधान का एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए NCP प्रमुख शरद पवार ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर उनसे और राहुल गांधी से मुलाकात की। विपक्षी एकता को लेकर सभी पार्टियों ने कवायद तेज कर दी है और इसी के चलते कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राहुल गांधी, खड़गे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी।
इसी के साथ साथ आज नीतीश कुमार ने लेफ्ट दिग्गज सीताराम येचुरी और डी राजा से भी मुलाकात की। हालांकि सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीसरे मोर्चे की भी संभावना बन रही है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तीसरा मोर्चा चुनाव के बाद ही बनाया जाएगा। उन्होंने इतिहास के उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में चुनाव के बाद मोर्चे बनते हैं, जैसे 1996 में संयुक्त मोर्चा, 1998 में चुनाव के बाद एनडीए का गठन और 2004 में चुनाव के बाद यूपीए का गठन। माकपा महासचिव ने कहा कि विपक्षी एकता के प्रयासों ने गति पकड़ ली है। एक विपक्षी गठबंधन बनाया जाएगा और सीटों का समायोजन राज्य स्तर पर किया जाएगा। शरद पवार के अडानी, जेपीसी और मोदी डिग्री मामले में बयान के बाद अब सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस अपने सहयोगी दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी को साथ लाएगी। वहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी उन दलों को साथ लाने की कोशिश करेगी जो कांग्रेस से दूरी बनाते आए हैं। इस कोशिश में ही कल नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद केजरीवाल ने भी बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता पर सहमति जताई थी। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के ऊपर केसीआर की भारत राष्ट्रीय समिति और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को साथ लाने की भी जिम्मेदारी रहेगी। जेडीयू के मुताबिक वे इसे नीतीश फॉर्मूला बता रहे हैं। आज आईपीएल में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने हैं। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 153 रन बनाए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।